Hello everyone, I'm Yogi Chhabra, back again with our next topic of class 11th. आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास 11th के लिए है। हमने लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लॉज ऑफ मोशन, तो उसका ही एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ linear momentum. So this is the important topic, conservation of linear momentum. कंजर्वेशन का मतलब मोमेंटम चेंज ना होना, मतलब कंजर्व रहना। ये जिस मोमेंटम से इनिशियल में चलेगा उसी मोमेंटम बाद में होएगा, मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो इसको हम रिलेट करते हैं। सबसे पहले वी नो दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ। हाँ जी, न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F इज इक्वल्स टू dp बाई dt, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जो हमारा नेट फोर्स है वो क्या हो जाती है? जीरो, मतलब बाहर से कोई भी फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स dp बाई dt इज इक्वल टू जीरो एंड dp इज इक्वल टू जीरो। सो व्हाट इज dp, और डेल्टा p भी लिख सकते हैं हम इसको। सो दिस इज change, so this is change in momentum is equal to zero. that means momentum change ही नहीं हो रहा। that means मतलब क्या, जो हमारा p है वो क्या है? constant है। means to say initial momentum is equals to final momentum। क्या बोल रहे हैं हम? जो मोमेंटम पहले होएगा और जो मोमेंटम बाद में होएगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बोलता क्या, कहता क्या हमें, जो हमारा मोमेंटम किसी भी बॉडी का पहले होएगा वही बाद में होएगा। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका हम प्रूव करते हैं और बताएंगे आपको। जैसे इनिशियल मोमेंटम क्या होएगा, अगर बात करें तो m1v1 is equals to m2v2. This is the initial momentum. So इसको हम प्रूव करेंगे with the help of Newton's second law and third law. दोनों लॉज की हेल्प से हम इसे प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को। तो देखते हैं कैसे प्रूव करना है। हाँ जी, सो नाउ इसका प्रूव करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सपोज यहाँ पे बॉडी A है, यहाँ पे बॉडी B है। एक बॉडी A है, एक बॉडी B है, ठीक है जी। A बॉडी भी मूव कर रहा है, B बॉडी भी मूव कर रहा है। दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u डैश एंड u, ठीक है जी। दो वेलोसिटीज हैं A और B स्टार्टिंग में, और इसका मास m है, इसका भी मास m डैश लिख लो, ठीक है जी। m u डैश m लिख लो, सेम मास लिख लो। दो बॉडीज हैं, दोनों आपस में क्या कर रही है? मूव कर रही है। सो A बॉडी की जो वेलोसिटी है u डैश is greater than u dash is greater than u. So A बॉडी ने B बॉडी से क्या किया? कोलाइज किया, कोलिजन किया। when body कोलिजन हो गया, दोनों बॉडीज का क्या होगा? कोलिजन होगा, दोनों आपस में टकरा गई। सो जब दोनों टकराई, सो A ने B पे क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई की। सो उस फोर्स को बोलेंगे हम F of AB। when body A exerts force on body B. So according to Newton's third law, action and reaction equal and opposite. That means B body भी क्या करेगी? उस पे फोर्स लगाएगी। तो उसको बोलेंगे हम F of BA। when body B exerts force on body B, body A. सो आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडीज भी मूव करेंगी अगेन A B। सो इसकी वेलोसिटी v हो गई, इसकी v डैश लिख लो, इसकी v लिख लो, ठीक है जी। सो दिस इज द v डैश एंड v, मास सेम ही है दोनों का। सो नाउ लेट, सबसे पहले बात कर रहे हैं FAB की। सो अकॉर्डिंग टू दिस F of AB अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। सो FAB की वैल्यू क्या आई हमारे पास? इनटू डेल्टा T इज इक्वल्स टू P
P2 माइनस P1। सो स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम क्या था P2, इसका मोमेंटम क्या था P1। सो अकॉर्डिंग टू दिस, सॉरी, स्टार्टिंग में इसका मोमेंटम था P1 डैश फर्स्ट बॉडी का, और दूसरी बॉडी का क्या था P1। सो P1 डैश माइनस P1 आ गया जब ए बॉडी ने बी पे कोलाइड किया। नेक्स्ट F ऑफ BA, जब दूसरी फोर्स लगी डेल्टा P डैश अपॉन डेल्टा T, ठीक है जी। तो अब आ रहा है हमारे पास F ऑफ BA इंटू डेल्टा T। हाँ जी, यहाँ पे भी चेंज इन मोमेंटम है। अब बॉडी किसका है B का, तो उसमें आ जाएगा P2 डैश माइनस P2। सो दोनों का कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज हो रहा है। सो P1 का कितना चेंज हुआ कोलिजन के बाद, पहले कितना था P1 डैश, मींस टू से इसका P1 है, बाद में कितना हो गया P1 डैश हो गया, इसका कितना है P2 है, इसका मोमेंटम कितना हो गया P2 डैश हो गया। समझ आई बात। सो कोलिजन से पहले P1 था, तो कोलिजन के बाद कितना हो P1 डैश, तो चेंज इन मोमेंटम लिखना था हमने A के लिए, तो P1 डैश माइनस P1 लिख दिया। आफ्टर दैट B के लिए लिखना था, फर्स्ट पहले कितना था P2 इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना आया P2 डैश। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड इक्वेशन। सो इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर। सो दिस इज द 2 इक्वेशंस। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, F of AB is equals to माइनस ऑफ F of BA। यही हमने पढ़ा है, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। सो F of AB is equals to माइनस ऑफ F of BA। सो अगर हम बोथ साइड डेल्टा T के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो कोई डिफरेंस आएगा। अगर दोनों साइड क्या करें, डेल्टा T के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो देखिए यहां से इधर। सो हमारी इक्वेशन क्या बनी, F of AB इंटू डेल्टा T minus of F of BA into delta T. So this is equation number 4. So this is equation number 3, sorry. So now put the value of 1 and 2 in that equation. अब हम 1 और 2 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो जी, so now इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आती है, F of AB into T. So this is P1 dash minus P1 और दिस इज P2 डैश माइनस P2। सो डैश वाले एक साइड कर लो, सिंपल एक साइड कर लो, तो ये हमारे पास आया P1 डैश प्लस P2, सॉरी ये हमारे पास आया P1 डैश माइनस P1, P2 डैश माइनस P2। P2 इधर क्या होएगा एडिशन। सो दिस इज द मोमेंटम P1 प्लस P2 एंड दिस इज P1 डैश P2 डैश। सो दिस इज इनिशियल मोमेंटम एंड दिस इज फाइनल मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या है हमारे पास, कंजर्व्ड। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हेन इनिशियल दो बॉडीज जब कोलाइड करेंगी, कोलिजन से पहले उनका मोमेंटम और कोलिजन के बाद उनका मोमेंटम क्या होएगा, इक्वल होएगा। सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम उसकी कुछ एप्लीकेशन और कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ इसको डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास, जो उसकी कुछ एग्जांपल है। व्हेन बुलेट fired from a gun, then gun recoils. Recoil का मतलब बैक साइड हो। So this is like a gun. अब देखिए यहां से बुलेट यहां से क्या होगी, फायर होगी, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी, एनीवन वेलोसिटी। बट इसमें बात कीजिए अब हम, जो एक्सटर्नल फोर्स होएगा वो जीरो होएगा। इसका एक्सटर्नल फोर्स क्या होएगा, जीरो, बिकॉज बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। बुलेट गन पे फोर्स लगा रहा है और गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है। अगर गन ने फोर्स, सपोज दिस इज गन, दिस इज बुलेट, सो गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई तो फोर्स क्या हुई, जीबी, एफ जीबी, गन बुलेट पे फोर्स, सॉरी एफ बी जी, बुलेट पे फोर्स लग रही है ड्यू टू गन, और बुलेट ने बैक फोर्स लगाई जिसको बोलते हैं हम रिकॉइलिंग ऑफ गन, दिस इज जीबी। सो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो रहा है। नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, ठीक है जी। तो अगर
एक्सटर्नल डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो, एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, तो हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम क्या होगा इसका, कंजर्व. सो मोमेंटम इज कंजर्व. सो दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा. सो बात कर लेते हैं अब मास ऑफ गन. मास ऑफ गन इज कैपिटल M एंड मास ऑफ बुलेट विच इज, लेट कर लिया हमने, स्मॉल m. और वेलोसिटी जिसके साथ गन मूव करेगी, वेलोसिटी ऑफ गन इज v एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज स्मॉल v. सो वैल्यूज पुट करते हैं. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा दोनों का, दोनों रेस्ट पे, ना तो गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रही है. दैट मींस इनिशियल मोमेंटम इज 0. ओनली दिस केस में इनिशियल मोमेंटम 0 है, हर केस में इनिशियल मोमेंटम 0 नहीं होगा. सो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं. तो फाइनल मोमेंटम क्या होएगा, दोनों का, गन और बुलेट का. सो mv प्लस m. सो दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड दिस इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट. सो यहां से हम बुलेट गन की वेलोसिटी फाइंड करेंगे. रिकॉइलिंग ऑफ गन दैट मींस कितनी वेलोसिटी से गन ने क्या किया, बैक हुई. सो दिस इज mv is equals to minus of mv and v is equals to minus m by m into v. So this is called recoiling velocity of gun. मतलब जब हम गन फायर करते हैं, बुलेट बाहर निकलती है, तो गन क्या करती है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ फोर्स अप्लाई करती है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइलिंग ऑफ गन. अगर हम इसकी किसी एग्जांपल के साथ बात करें तो ध्यान दें, अगर बुलेट का मास, तो हम इसको रेज करते थे. सो नाउ एक क्वेश्चन ले लेते हैं. जो हमारा बुलेट का मास है वो 0.2 kg है. जो हमारा गन का मास है वो नियर अबाउट 2 kg. ठीक है. जो बुलेट की वेलोसिटी है वो है 400 मीटर पर सेकेंड. 400 मीटर पर सेकेंड. और आल्सो चेंजेस इन, सिंपल लिख लो, 4 किलोमीटर पर आवर लिख लो. सो वेलोसिटी हमें गिवन है 4 मीटर. सो वेलोसिटी गिवन है 400 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट. नाउ फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन. गन की रिकॉइलिंग की वेलोसिटी फाइंड करनी है. सो देखो हमारा फॉर्मूला क्या बना था, माइनस mv अपॉन m. हाँ जी, 0.2 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 2. सो कैंसिल आउट 10. सो बुलेट की वेलोसिटी, गन की वेलोसिटी क्या है, minus 40 मीटर पर सेकेंड. नेगेटिव साइन शोज दैट इट मूव्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड 40 मीटर पर सेकेंड किसकी है, वेलोसिटी गन की. मींस टू से अगर गन से हम बुलेट को फायर करेंगे कितनी स्पीड पे, 400 मीटर पर सेकेंड पे. बुलेट का मास 0.2 kg है, गन का मास 2 kg है. जो हमारी गन होगी वो कितनी वेलोसिटी से बैक आएगी, वापस आएगी, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड. नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो एक दो एग्जांपल और डिस्कस करते हैं हम इसके साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की. सो नाउ इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. सो एग्जांपल क्या है हमारी, a 30 kg of shell is flying at 48 मीटर पर सेकेंड. हाँ जी, कोई मास है 30 kg का, शेल है, कोई फ्लाई कर रहा है, कितनी वेलोसिटी पे, इनिशियल वेलोसिटी लिख ली हमने उसकी 48 मीटर पर सेकेंड. दैट मींस ये शेल है कोई जिसकी मास कितना है 30 kg. ये फ्लाई कर रहा है 48 मीटर पर सेकेंड पे. व्हेन इट एक्सप्लोड्स, ये क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया, फट गया. इन वन पार्ट ऑफ 18 kg, इसका एक पार्ट जिसका वेट है 18 kg, वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया, मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई. दैट मींस m1 लिख लेंगे हम उसे 18 kg एंड उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0. एंड द व्हाइल रिमेनिंग पार्ट फ्लाइज ऑफ, तो उसका सेकंड पार्ट है जिसका मास कितना रहेगा 30 माइनस 18, दैट मींस 12 kg. सो इसका वेट कितना रहेगा 12 kg. ये फ्लाई कर रहा है, वेलोसिटी कितनी है v2. इस वेलोसिटी को हमने फाइंड करना है. तो वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ mu, फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2. सो mu क्या आया 30 into 48
m1 v1 दैट मींस 18 into 0 एंड 12 into v2 v2 हमने फाइंड करना है। सो v2 की वैल्यू क्या आई, 12 उधर जाके डिवाइड हो गया, 30 into 48 divided by 12, so v2 is 120 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास 12 kg वाले जो स्मॉल मास था उसकी वेलोसिटी है। सपोज एक शेल था जो फ्लाई कर रहा है 48 मीटर पर सेकेंड पे, वो क्या हो गया, एक्सप्लोड हो गया। 18 kg उसका एक पार्ट वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, अभी भी फ्लाई कर रहा है, और उस फ्लाई वाले पार्ट की हमने क्या निकालनी थी, वेलोसिटी निकालनी थी। तो वो क्या आई हमारे पास 120 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मींस जो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो दिस इज द concept of and example of conservation of linear momentum. Now the next topic is equilibrium of concurrent force. So what is the meaning of equilibrium of concurrent force? सबसे पहले बात करेंगे concurrent forces क्या होती है। एक ही पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ फोर्सेस क्या कर रही हैं, अप्लाई कर रही हैं, F1, F2, F3, F4, so इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, concurrent forces बोलते हैं। If a number of forces act at a single point is called concurrent forces। और उसके बाद हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। जब सभी फोर्सेस, number of concurrent forces are lying on a single point and that system is in equilibrium। जो हमारा सिस्टम है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में। दैट मीन्स ये दोनों फोर्स इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अगर इस बॉडी को चारों तरफ से क्या करा जाए, फोर्स लगाई जाए, तो ये बॉडी कहाँ रहेगी, यहीं पे रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, मतलब सेम पोजीशन पे रहेगी। तो उसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो इसको हम कंसीडर करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल से। सपोज देयर आर टू फोर्सेस F1 and F2 and there are third force F3। so this system are in equilibrium। जो हमारा ये सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में, जो ये हमारा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में। सो नेट फोर्स इन दोनों की क्या होगी, बिटवीन, हमने पढ़ा है रिजल्टेंट फोर्स व्हेन टू फोर्सेस आर इन दिस एंगल एंड एंगल बिटवीन दिस इज 90 डिग्री। सो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, F। सो F इज इक्वल्स टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F is equals to F1 square plus F2 square, or also simply written as F1 plus F2। So this is the resultant force between these two forces, and F1 plus F2 is equal to किसके इक्वल होएगा जी, F3। इक्वल एंड ऑपोजिट है, so this is equal and opposite। So F3 is equals to minus of F1 plus F2। So F1, F2 and F3 is equal to 0। So that times when the system is in equilibrium and there are number of concurrent forces, that time the resultant of these forces is equal to 0। जो उन तीनों forces का जो resultant होगा वो क्या होगा, 0। That means अगर एक बॉडी है, इसके इस साइड भी फोर्स लग रही है, इस साइड भी फोर्स लग रही है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि दोनों नेट फोर्सेस का सम क्या होगा, 0। दैट टाइम उस बॉडी को क्या बोलेंगे हम, इक्विलिब्रियम में। वो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम ऑफ concurrent forces। That time the number of forces lying at a single point and the system are in equilibrium is called equilibrium of concurrent forces। Now अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे क्वेश्चन या आर्टिकल एग्जाम में फाइनली आते हैं। सो नाउ एग्जांपल इज टेक अ पुली विद इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगी, और उसके साथ दो मासेस लिए हमने। सो दिस इज मास m1 एंड इट इज मास m2। ठीक है जी। सो मास जो m2 है हमारा वो m1 से बड़ा है, क्योंकि ये बॉडी नीचे को जा रही है, उसका मास कितना लगेगा, m2 जी, और दिस इज m1 जी। सो वेट ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है, बट स्ट्रिंग में क्या लगेगा, मैंने बताया था आपको, किसी भी स्ट्रिंग में क्या लगती है, टेंशन लगती है। अब ये बॉडी डाउनवर्ड जा रही है, दैट मींस इसका एक्सेलरेशन किस साइड लग रहा है, डाउनवर्ड, और इसकी एक्सेलरेशन किस साइड लग रही है, अपवर्ड। तो इस क्वेश्चन में से हमने क्या फाइंड करना है, एक तो नेट एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और एक नेट टेंशन फाइंड करनी है। सो इस
फर्स्ट इस मास के लिए देखिए, फॉर फर्स्ट मास या फॉर मास m1। सो इस मास के लिए इक्वेशन क्या बनेगी हमारे लिए? सो नेट वेट क्या है? डाउनवर्ड mg लग रहा है, बट टेंशन अपवर्ड है, दैट मींस बॉडी कहां जा रही है? वो अपवर्ड को। तो सबसे पहले तो नेट फोर्स क्या होगी? सो दिस इज ma, नेट फोर्स इज ma, the net force is ma, upward ma, net force क्या लग रही है? m1a, so this is the force. Now नेट फोर्स क्या लग रही है हमारे पास? m1a, मतलब अपवर्ड की तरफ लग रही है, एक्सेलरेशन, बॉडी अपवर्ड जा रही है। जब कोई बॉडी अपवर्ड जाती है तो उसकी टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग में? ज्यादा, और ये पोर्शन है ये क्या होगा? कम। सो दिस अकॉर्डिंग टू T1 T is equals to m1g, so ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। सो सिमिलरली फॉर मास m2, मास m2 की बात करें, बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, एक्सेलरेशन नीचे को लग रही है, सो नेट फोर्स क्या होगी? m2a is equals to, this is equal and opposite, so m2g minus t, so this is our second equation. So from 1 and 2 we have to find the value of a and t. So सबसे पहले क्या करते हैं? दोनों को ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2। तो क्या है हमारे पास? m1a plus m2a t minus m1g plus m2g minus t। तो t के साथ t कैंसल, a कॉमन, m1 plus m2, यहाँ पे g कॉमन हुई जी हमारे पास, m2 minus m1 into g। सो एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? सो a is equals to m2 minus m1 upon m1 plus m2 साथ में मल्टीप्लाई में g। So this is the acceleration of this system when two masses are suspended with inextensible string and m2 is greater than m1 and it is goes downward and it goes upward. So apply the two equations of tension and we have to find the value of A. Now with the help of these two equations we have to find the value of T. Now divide 1 by 2। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। सो देखो m1a डिवाइडेड बाय m2a, t माइनस m1g अपॉन m2g माइनस t। सो a के साथ a कैंसल, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, m1 इंटू m2g माइनस t इज इक्वल्स टू m2 इंटू t माइनस m1g। यहाँ पे बना हमारे पास m1 m2 इंटू g माइनस m1t और यहाँ पे बना m2t माइनस m1 m2g। सो m1 m2 वाले एक साइड कर लो, t वाले एक साइड कर लो, तो हमारे पास आया 2 m1 m2g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू t। सो t की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2 m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स when a body is suspended with inextensible string and that upward force in the string, जिसके साथ बॉडी क्या करती है? सस्पेंड करती है। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? हम टेंशन बोलते हैं। और उस टेंशन को हमने इस पुली वाले जो हमारा कंसेप्ट था उसमें से फाइंड कर दिया। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पुली। विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी सॉल्व ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ टेंशन एंड एक्सेलरेशन। सो आज हमने जो टॉपिक किया तो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए, टेंशन के साथ टॉपिक किया, ठीक है जी, पुली वाला कंसेप्ट क्लियर किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।